नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन की खास पेशकश। आज हमारी इस चर्चा में विषय है पटना में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार पटना में कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति की बैठक की। हालांकि प्री इंडिपेंडेंस समय में कांग्रेस के अधिवेशन जरूर हुए हैं बिहार में, अलग अलग जगहों पर, एक या दो शायद हुए। इस कार्य समिति की बैठक को जाहिर सी बात है बिहार में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने और खासतौर से राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है बिहार में जारी एसआईआर के बाद, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज की बैठक में जो कार्य समिति का जो प्रस्ताव सामने आया है उसमें भी मोटे तौर पर यही चीजें हमारे सामने आई है कि इसी पर फोकस। इस चर्चा में शामिल है आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक उत्तम सेन गुप्ता कोलकाता से, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल कादिर साहब, और दिल्ली से जुड़े हैं मेरे साथी नंदलाल शर्मा जी। सबसे पहले अब्दुल कादिर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आज की जो कार्य समिति की बैठक है और उसका जो राजनीतिक प्रस्ताव जारी किया गया है, पास हुआ है, वो आपने देखा होगा। आपको क्या लगता है उसमें कांग्रेस की आने वाले समय की रणनीति और क्या दिशा दिखती है? मेरे ख्याल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो प्रपोजल, जो रिजोल्यूशंस आए हैं, उनसे भी ज्यादा बिहार के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट से रिलेटेड जो संकल्प हैं, जो उनके 10 पॉइंट्स हैं, वो कुछ पॉलिटिकली बिहार में उसकी चर्चा ज्यादा होगी मेरे ख्याल में। रिजोल्यूशंस तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी हुई हैं। वो जो मोदी जी की हक डिप्लोमेसी है, एक तरह से उसको डिनाउंस किया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेसी को एक चाइल्ड्स प्ले बना दिया है, उस पर हुए हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ बिहार और बिहार के इलेक्शन के कंटेक्स्ट में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो उनका इकोनॉमिकली जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं उनसे रिलेटेड जो 10 पॉइंट प्रोग्राम लेकर के आए हैं, वो काफी सिग्निफिकेंट है। और उसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि अभी तक बिहार में ऐसा माना जा रहा था, और बहुत हद तक सही माना जा रहा था, कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लीडर नीतीश कुमार हैं। बिहार इलेक्शन के बारे में एक बात जो बिल्कुल यकीनी तौर पर कही जा सकती है वो ये है कि नीतीश कुमार अब चीफ मिनिस्टर नहीं हो रहे हैं। उसके बाद क्या होगा इसमें डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन बिहार को जो लोग देख रहे हैं वो इस बात पर बिल्कुल ऑलमोस्ट यूनानिमस हैं कि नीतीश कुमार जी अगले चीफ मिनिस्टर नहीं होने जा रहे हैं। और बल्कि पिछली बार तो 2020 में उन्होंने ये अनाउंस ही कर दिया था कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कि अब चूंकि याददाश्त उनकी इतनी कमजोर हुई है कि उन्हें अपनी वो बात भी याद नहीं। तो और इस कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को एड्रेस, उनके बाद नीतीश जब पॉलिटिकली इरिलेवेंट होते हैं या मार्जिनलाइज हो जाते हैं तो ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड की जो कंस्टिट्यूंसी है इट विल बी अप फॉर ग्रैब्स। इस पर बीजेपी भी चाहेगी और चाह भी रही है। उसने अपने कुछ लीडर्स को, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लीडर्स हैं, उनको प्रमोट भी किया है। लेकिन आज जिस ढंग से और जो वादे किए गए हैं या संकल्प लिए गए हैं कि हम ऐसा करेंगे, उसको सिर्फ वादा हम नहीं मान सकते हैं, तो उससे बिहार की पॉलिटिक्स पर, और चूंकि हम मेरे ख्याल में आज चर्चा में बिहार ही सेंटर में, उसके केंद्र में रहेगा जी। तो ये संकल्प जो है वो बहुत ही मीनिंगफुल है और इसके फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि इसकी मैसेजिंग कैसे होती है, जो टारगेटेड क्लास है वहां तक अपना मैसेज पहुंचाने में कांग्रेस कहां तक कामयाब होती है। लेकिन इसके एक दो पॉइंट्स, जो जैसे अभी ये कहा है कि हम 25 करोड़ तक के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन देंगे। लेकिन वो जो कहा गया है कि देयर आर मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, ब्यूरोक्रेसी पर आज भी जिस सेक्शन
का दबदबा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अब ये लोग कर ये सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की तो जो भी सरकार आएगी उसको जरूरत पड़ेगी। ये लोग करेंगे क्या कि बहुत सी स्कीम को क्लब टुगेदर करके उसको चाहेंगे कि 25 करोड़ से ज्यादा की हो जाए, ताकि टेंडर उसका फिर वो उसके परव्यू में नहीं आए, रिजर्वेशन के परव्यू में। चलिए, ये सब तो ये करके तो उनको देखिए, आगे। जब हाँ जी सरकार चुनाव होते हैं, सरकार जी जी बनती हाँ है, ये उसके बाद नहीं, की कवायद है। लेकिन जी एक संकल्प जो सामने आया है ईबीसीज के लिए, जैसा आपने बताया, जी जी वो जी, काफी महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उत्तम, महत्वपूर्ण। हाँ, मैं उत्तम दा के पास जाना चाहता हूँ। उत्तम दा, बिहार जैसा कि अभी अब्दुल कादिर साहब बता रहे थे, आपने बिहार को बहुत नजदीक से देखा है। बिहार जातियों में जाति आधारित राजनीति का एक तरीके से केंद्र रहा है। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी राजनीतिक आंकड़ों के बीच में कांग्रेस का ये एक राजनीतिक दांव जिसको हम कहें चलना, और जो मैसेजिंग होगी इसके बाद, उससे क्या एक नई राजनीतिक परिस्थितियां हमें देखने को मिलेंगी बिहार में? दो तीन चीजें तो मुझे बहुत साफ नजर आ रही है। एक तो है कि पिछले 6-7 महीने में राहुल गांधी जो है ईबीसीज को लेके अपना सीरियसनेस वो दिखा चुके हैं। वो कई सम्मेलनों को संबोधन किया है उन्होंने। और आपको याद दिला दूं कि बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ था, तो उसमें ओबीसी और ईबीसी ये दोनों मिला के जो है वो 63 या 65% जनसंख्या की थी। और ईबीसी जो है, अति पिछड़ा वर्ग जो है, वो सबसे ज्यादा था, वो करीब 36% था। और ये जो संकल्प पत्र है वहाँ पे, उसमें एक और खासियत मुझे नजर आई कि ये संकल्प पत्र जो है इनको तैयार करने में एनजीओज की मदद ली गई, ईबीसीज के लोगों से मदद ली गई, एक्टिविस्ट्स की मदद ली गई, और गांव-गांव से लोग जो आए हुए थे उनसे विचार विमर्श किया गया, और उनके मशवरा के बाद जो है ये संकल्प पत्र तैयार हुआ। और 11 साल में भारतीय जनता पार्टी आज तक इस तरह की कोई पहल नहीं कर पाई। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस जो है वो सीरियस है, नंबर एक। नंबर दो, उनकी जो कार्यप्रणाली है उसमें एक साइंटिफिक तरीका है कि वो सबसे सलाह मशवरा करती है, सुझाव लेती है, और सुझाव के बाद उसको स्टडी करती है, एक्सपर्ट से बात करती है, और फिर जाके जो है एक संकल्प लेती है। और ये संकल्प में कई चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और मुझे विश्वास है कि नंदलाल जी उस पर और रोशनी डालेंगे वहाँ पे। लेकिन आपके जो पहला सवाल आपने कादिर साहब को किया था, उसके सिलसिले में मैं एक दो चीजें खाली बताना चाहता हूँ। तो एक तो है कि बिहार में एआईसीसी की सेशन 2-3 हुई जरूर है। 1912 में पटना में हुई थी, 1922 में गया में हुआ था, और 1940 में रामगढ़ में हुआ था, जो आज झारखंड में है, अनडिवाइडेड राइट। बिहार। हाँ, लेकिन अगर आप बिहार, आज के बिहार के संदर्भ में आप देखें तो एआईसीसी की सेशन पिछली बार जो है वो 1922 में हुआ था। तो तकरीबन 100 साल के बाद, 100, 102 या 3 साल के बाद जो है कांग्रेस जो है ये बैठक कर रही थी, और ये एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सेशन वो कह रही है कि भाई ये एक्सटेंडेड सेशन है ना। और मकसद जो है वो तो जाहिर है कि चुनाव के पहले का है। मकसद तो जाहिर है कि मुझे लगता है कि चुनाव के पहले जो है एक अपना शक्ति प्रदर्शन, जो मीडिया में कह रही है वैसा तो मुझे नहीं लगता, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन वो अपना जो है वजूद दिखाने का, अपना सीरियसनेस दिखाने का एक प्रयास ज़रूर है, और उसमें हमको लगता है कि वो लोग कामयाब हुए हैं वहाँ। और दूसरी बात है कि ये संकल्प पत्र के बारे में मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि आप नंदलाल जी से बात कीजिए, और वो इसको और अच्छी तरीके से शायद बता सकते हैं। तस्लीम साहब। नंदलाल जी, जरा जो संकल्प पत्र के जो मुख्य बिंदु हैं, जो 10 बिंदु हैं, जो अभी हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनके बारे में आप बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी इस तबके को, अति पिछड़ा तबके को किस तरीके से रिझाने की कोशिश करती नजर आ रही है इन बिंदुओं के जरिए। बिल्कुल सर, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो है जो हम डिटेल्स दे रहे हैं, 10 पॉइंट्स हैं ये अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र के।
और जो नीतीश जब महागठबंधन के साथ थे और जो जाति सर्वेक्षण हुआ था, उसमें पॉपुलेशन का सबसे बड़ा चंक यानी कि 36% आबादी ईबीसी की है। और अगर आप महागठबंधन के इक्वेशन को देखें तो उसमें मुकेश सहनी है और पशुपति पारस को भी जोड़ा जा रहा है। तो जो 36% का चंक है, जिसको नीतीश कुमार जिसकी राजनीति करते थे पोस्ट लालू, जो राजनीति 2005 के बाद शुरू हुई, उसमें उन्होंने महादलित, ईबीसी जैसे समीकरण बनाए, उसमें अब कांग्रेस एंट्री करने की कोशिश कर रही है। और राहुल गांधी की अगुवाई में लगातार बिहार में मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे संविधान सम्मेलन और न्याय सम्मेलन हो चुके हैं। और अगर आप देखिए कि जो सीमांचल का एरिया है जहां पर कांग्रेस परंपरागत रूप से मजबूत मानी जाती है, अगर उसको छोड़ दें तो बाकी के बिहार में अति पिछड़े बहुत ही मतलब कि निर्णायक तौर पर राजनीति के लिए बहुत ही मजबूत एक वोट बैंक है। और उसको अपने पाले में करने के लिए जो है ये सम्राट चौधरी और तमाम लोगों को लेकर के बीजेपी राजनीति करती है कि कोई कुशवाहा हमारे साथ है, उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं, ये जो नीतीश के पुराने साथी जो उनसे नाराज होकर के बाद में अलग हो गए वो भी कुशवाहा। तो ये जो पूरी राजनीति है अब अति पिछड़ों की होने जा रही है। महागठबंधन के पास तेजस्वी यादव की अगुवाई में यादव वोट बैंक है जो कि 10% से ज्यादा 12 से 14% के आसपास है, वो तो है ही, उसके साथ ही माइनॉरिटी का वोट बैंक भी है। कांग्रेस जो जहां लैग कर रही थी वो वहां पर उसने अब फोकस करना शुरू किया। और नीतीश कुमार का कद, जैसा कि कादिर साहब कह रहे थे, जैसे जैसे कमजोर होता जा रहा है, कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर उभर रही। और आज की अगर हम सीडब्ल्यूसी की मीटिंग को देखें तो ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन की अगुवाई आरजेडी नहीं कांग्रेस कर रही है। ये कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि आज न्याय सम्मेलन में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। और सबसे बड़ा दल होने के बावजूद आरजेडी की तरफ से कहीं कोई इफ बट नहीं है। जो सिनर्जी है, जो सहयोग है, वो बिल्कुल अलग लेवल पर है। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भी जो मोहन भागवत का बयान था आरक्षण की समीक्षा का, उस पर जो बैकफायर कर गया था और बहुत ही करारी हार मिली थी नरेंद्र मोदी को, जो 2014 की कथित लहर, जिसको लहर कहा जाता था, उसके बाद उन्हें गंगा के मैदानों में डूबना पड़ गया एक तरीके से सियासी तौर पर। तो हम कह सकते हैं कि आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है। आप देखिए कि ये 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कह रही है और ये एक राष्ट्रीय पार्टी कर सकती है, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं कर सकती। और जेडीयू का स्टैंड क्या था कोर्ट में वो हम जानते हैं, और तेजस्वी यादव लेकर उसको लगातार मतलब कि हमलावर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि ये कांग्रेस के साथ ही संभव होगा जब हम केंद्र की सरकार में आएंगे या फिर केंद्र पर इतना दबाव बना दिया जाए कि उसे मजबूर हो जाना पड़ा। फिर आरक्षण पंचायत और नगर निगम में बढ़ाने की बात है, प्राइवेट और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आरक्षण देने की बात है। राहुल गांधी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि वे निजी सेक्टर में जो है दलितों पिछड़ों की जो भागीदारी है उसको देख रहे हैं, उस पर उनकी नजर है, चाहे वो मीडिया हो चाहे तमाम संसाधनों। तो आरक्षण को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ने वाली है। और वो भूमिहीन जो बिहार में, हम दीपांकर भट्टाचार्य से बात कर रहे थे तो वो भी कह रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या है भूमिहीनों की। हमने जो 6 पॉइंट दिए हैं उनमें जो छठा पॉइंट है वो SC ST OBC के EBC के आवासीय भूमिहीनों को जमीन देने की बात है। तो आरक्षण और उनकी जो एक तरीके से जमीन संसाधन देने की बात है उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही निर्णायक होने वाला है। तस्लीम सर, इसमें एक और बहुत ही रोचक बात है, बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त साझा सरकार जो बिहार में थी, उस सरकार ने 65% आरक्षण का बिल पास किया बिहार में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अभी तक संवैधानिक स्वरूप नहीं दे पाई है। इस बात को आज पोस्ट CWC जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अंडरलाइन किया गया। और ये ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है आने वाले चुनाव के दौरान एक एनडीए गठबंधन की गले की फांस बनेगा। और इसको जिस तरीके से सामने रख रही है कांग्रेस पार्टी, वो उसके लिए एक बहुत अच्छे चुनावी दांव के तौर पर सामने आएगा। कादिर साहब, मैं आपके पास फिर वापस आना चाहता हूँ। हमने न्याय संकल्प की तो बात की है, मैं CWC पे वापस आना चाहता हूँ। उसमें
SIR और वोट चोरी की बात के साथ ही जो प्रस्ताव है उसके साथ ही एक अपील भी जारी की गई है बिहार के वोटर के लिए के नाम CWC की तरफ से अलग से जारी की गई है। 10-12 बिंदु है उसमें, और उसमें वोट चोरी को तमाम किस्म की चोरियों से जोड़ा गया है। मसलन कि ये जो BJP और JDU की सरकार है ये रोजगार चोर है, ये युवाओं का भविष्य चुरा लेती है, पेपर लीक करके उनके भविष्य को चोरी कर लेती है, जमीन चोर की संज्ञा दी गई है कि आप ये अपने दोस्तों को 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन दे देते हैं। तो ये जो चोरी वाला नारा है ये वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तो रेजोनेंस हुआ था, गूंज सुनाई दी थी। बीच में ऐसा लगा कि शायद उसकी गूंज हल्की पड़ी है। तो आज की CWC की बैठक के बाद ये जो अपील जारी हुई है जो लोगों तक पहुंचेगी विभिन्न माध्यमों से, उसका असर आपको कैसा नजर आ रहा है कि कहां तक जाता हुआ दिखता है? कादिर साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी। वोटर अधिकार यात्रा जिस वक्त चल रही थी राहुल गांधी जी की, और उसके बाद जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स आए, तो उसका इम्पैक्ट ड्राफ्ट रोल के आने के बाद जिन लोगों के नाम उसमें थे उनमें एक तरह की कंप्लेसेंसी आई। उनको तो लग रहा है कि हमारा तो कुछ अभी जा नहीं रहा है, और जिन लोगों के नाम कटे हैं वो इतने उसमें से ज़्यादातर लोग इतने डिप्रेस्ड हैं या इतने डिप्राइव्ड हैं कि उनके लिए अपनी आवाज़ उठाना भी मुश्किल है। लेकिन इसलिए SIR को सिर्फ मुद्दा बना करके शायद बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा जब तक कि इसको और जो लोकल इश्यूज हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, और उसको SIR से कहाँ तक लिंक किया जा सकता है, यह थोड़ा सा फार फेच्ड होगा कि हर मुद्दे को वोट चोरी से लिंक किया जाए। और एक बार हम देख चुके हैं कि चौकीदार चोर है का नारा जो है वो उतना कारगर नहीं हो सका। तो इसलिए सिर्फ चोरी को पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे करके शायद ये ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। उसके साथ साथ जो लोकल इश्यूज हैं, और बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है, एरिया स्पेसिफिक इश्यूज भी हैं, तो कांग्रेस को ये भी करना होगा कि उन एरिया स्पेसिफिक इश्यूज को भी एड्रेस करें। और इसके साथ एक चीज़ जो हम जिसका तस्करा करना भूल गए, वो जो संकल्प है उसमें यह भी है कि एक खास करके यूपी में जो चल रहा है कि नॉट फाउंड सूटेबल, एक जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, हाँ, तो उनको कर देते हैं कि भाई नोबडी वाज फाउंड सूटेबल, और इस तरह से रिजर्वेशन की चोरी हो रही है वहाँ। बिहार में भी इसका खतरा है। तो इसको भी, इस पॉइंट को भी आगे बढ़ाने की जरूरत इनको पड़ेगी कि रिजर्वेशन से कम ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। रिजर्वेशन सिर्फ अभी भी शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन कितने दिनों से है, लेकिन आज देखिए, आज 70 साल के बाद भी उनका रिप्रेजेंटेशन किस लेवल पर कितना है ये छुपी हुई बात नहीं है। और बैकलॉग्स बढ़ते गए हैं, उन बैकलॉग्स को क्लियर करने की कोई कोशिश नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल में कांग्रेस को ये भी देखना होगा, और उस पर हो सकता है कि वो लोग काम कर रहे हों, कि रिजर्वेशन सिर्फ एक पॉलिसी की तरह नहीं, बल्कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो भी इफेक्टिव हो। सिर्फ रिजर्वेशन दे देने से या कह देने से कि हम इतना % रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन उसका ग्राउंड पर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, अभी तक मेरे ख्याल में जो शेड्यूल कास्ट का जो बैकलॉग है वो क्लियर नहीं हो पाता है। फिर एक प्रोविजन ये, इसीलिए वो संकल्प पत्र में ये बिंदु रखा गया है कि आरक्षण लागू हो ठीक से, इसके लिए प्राधिकरण बनाने की बात है। प्राधिकरण बनाने की घोषणा की गई है। जी जी जी। तो आरक्षण एक दुखती रग है बिहार की राजनीति में। इसका खामियाजा 2015 में भारतीय जनता पार्टी और को उठाना पड़ा था।
अभी फिर से जो आरक्षण को जिस तरीके से सामने रखा जा रहा है उससे बेचैनियां बढ़ना स्वाभाविक है। एक उत्तम दा, एक बात लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश के लिए और अब आकर के बिहार के लिए कही जा रही है कि बीते 70 साल में या 60 साल में कांग्रेस ने बिहार में विकास नहीं किया और जो बिहार की जो स्थिति है उसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। लेकिन अगर हम पीछे जाकर देखते हैं तो बिहार में स्टील कारखाने लगे हैं, बिहार में एक समय में तो शायद रिफाइनरी भी स्थापित की गई थी, बिहार में तमाम बड़े बड़े उद्योग लगाए गए थे, यूनिवर्सिटीज बनी थी, कॉलेजेस बने थे, वो सारी चीजें गुजरे हुए दशकों में ही हुई हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद उन सब पे एक तरीके से ब्रेक लग गया है और नया कुछ नहीं हो रहा है। घोषणाएं हालांकि बड़ी बड़ी हो रही हैं। आज भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ी घोषणा कर दी कि बिहार में 2-4 प्रोजेक्ट का। तो ये जनता के असली मुद्दों के बीच नए प्रोजेक्ट की घोषणा क्या वोटर के मन को बदलने के काम आती है? उत्तम दा, अनम्यूट कर दीजिए। माफ कीजिए। आज कांग्रेस ने पटने में ये याद दिलाया कि ये जो 65% आरक्षण की बात आप लोग कर रहे थे, ये तमिलनाडु में 30 साल पहले लागू हो चुका है और वो कांग्रेस ने करवाया। यस। तो कांग्रेस जो कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के बावजूद जो है नहीं कर पाई। ये उन्होंने आज याद दिलाया। उन्होंने ये भी याद दिलाया, जैसा आप सही कह रहे हैं, कि भाई बिहार में स्टील प्लांट्स हो या रिफाइनरी हो या पावर प्लांट्स हो या दामोदर वैली कॉरपोरेशन जैसे डैम्स हो या कोसी को नियंत्रण करने की जो योजना हो, वहाँ पे बांध जो बने, जो भी बने वहाँ पे, ज़्यादातर तो अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है, लेकिन जो भी बांध बने वो कांग्रेस के ज़माने में बना वहाँ। तो वो उन्होंने आज याद दिलाया है। और इसके बावजूद मुझे लगता है कि अति पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए जो बातें संकल्प पत्र में आज की गई हैं वो बिहार के लिए ही केवल नहीं है। वो तो कांग्रेस कह रही है कि भाई वो सारे राज्यों में वो लागू करेंगे और वो अपने जो राज्य हैं तेलंगाना या कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश जहाँ पे वो सरकार है वहाँ पे वो लागू करने की वो कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में उन्होंने सर्वे करवा रहे हैं वो, और तेलंगाना में वो सर्वे कर चुके हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप निजी जो आरक्षण की निजी संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी जो है आरक्षण की व्यवस्था करने की बात वो कर रहे हैं वहाँ पे। तो कंट्रैक्ट की व्यवस्था, आरक्षण, नौकरी की व्यवस्था, आपको नॉट फाउंड सूटेबल उसको हटाना, अत्याचार के खिलाफ ये करना, राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूल में एडमिशन देना, तो वो सामग्रिक रूप से आप अगर देखें तो कांग्रेस का आज जो रिजोल्यूशन है या संकल्प पत्र है उसमें बहुत सारी बातें जो हैं बहुत फोकस्ड हैं, बहुत क्लियर हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये कहा है कि भाई ये हम करने वाले हैं और ये करेंगे। तो ये अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये वोटर तक मैसेज जाएगा। क्योंकि जीतन राम मांझी हो या दूसरे जो नेता हैं ईबीसी के या दूसरे लोग, वो लोग तो करवा नहीं पाए। वो केंद्र में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने केंद्र पर दबाव नहीं डाल पाए वो, और डबल इंजन की सरकार होते हुए भी उन्होंने 9th शेड्यूल में वो नहीं करवा पाए वो आरक्षण का वो 50% से ज़्यादा, जबकि वो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन उन्होंने 10% का दे दिया तो उसमें तो स्वतः आपका 50% से ज़्यादा हो गया। लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है वहाँ। तो ये फर्क जो है ये लोगों को समझाने के लिए ही ये सब किया जा रहा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें काफ़ी हद तक सफल होती दिख रही है, मुझे दिख रही है। एक दूसरा सवाल जो आपने किया था वो है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो रिजोल्यूशंस हैं जिसमें इकोनॉमी के बारे में और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जो कहा गया वहाँ पे, उसके अलावे जो वोट चोरी का मुद्दा है वहाँ पे, वो आज इसलिए मौजूद है कि आज ही के दिन आप देखिए कि अखबारों में आज छपा हुआ है कि चुनाव आयोग ये मान रही है कि ऑनलाइन
डिलीशन के एप्लीकेशन जो है उसमें गड़बड़ियां हो सकती थी। पहले उन्होंने 18 सितंबर को जब राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई वोट चोरी हुई है वहाँ पे और ऑनलाइन जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करके किया गया है, तो चुनाव आयोग का प्रतिक्रिया ये था कि भाई ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता। आज उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये रोकने के लिए हम लोगों ने ये काम हम लोगों ने किया है वहाँ पे। तो ये मुद्दा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और आज राहुल गांधी ने शायद ये कहा है कि मैंने हाइड्रोजन बम की बात की थी और वो हाइड्रोजन बम आ रहा है और वो तरह तरह के बम जो है वो अगले कुछ हफ्तों में फूटेंगे वहाँ पे। तो इसलिए न राहुल गांधी इसको छोड़ने के मूड में है और ये मुझे लगता है कि केवल बिहार नहीं, और भी जगह में जो चुनाव होने आने वाली है, असम में और बंगाल में, तमिलनाडु में, वहाँ पे भी ये मुद्दा बनेगा। तो चुनाव आयोग का एक सुधार होना चाहिए। चुनाव आयोग का जो पूरा सेटअप है उसमें जो है तब्दीली आनी चाहिए और चुनावी प्रक्रिया में जो है उसमें तब्दीली हो, सुधार हो, रिफॉर्म हो। इसकी जरूरत के बारे में आप किसी को कोई संदेह शायद नहीं है। तो ये एक बहुत स्ट्रांग, मजबूत मैसेज जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से उभर कर आई है। नंदलाल, एक बहुत रोचक बात और हुई है आज की कार्य समिति की बैठक और संकल्प, न्याय संकल्प के बाद के बीच ही एक सवाल पूछा गया कि सर्वे तो करते हैं, वादे तो करते हैं, उनको पूरा कोई भी पार्टी नहीं करती है। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि तेलंगाना में हमने कार्य समिति की बैठक चुनाव से 2 महीने पहले की थी और उसमें जो हमने बातें कही थी, 2 महीने बाद वहाँ हमारी सरकार बन गई। तो इसका एक तो ये अर्थ है कि बिहार की मौजूदा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दूसरा, कि 2 महीने के बाद तुरंत वो सर्वे पर काम शुरू हुआ और स्थानीय निकायों में आरक्षण दे दिया गया। यानी सिर्फ कहा ही नहीं जा रहा है, जो कहा जा रहा है उस पर अमल हो रहा है। जबकि दूसरे गठबंधन, एनडीए गठबंधन और उससे जुड़ी पार्टियों के जो घोषणा पत्र है या उनकी जो घोषणाएं हैं, जो वादे हैं, वो सिर्फ वादे ही बनकर रह गए। तो कथनी और करनी के बीच वाला जो खेल होता है कि आपकी कथनी करनी में तो कोई एक रुकता नहीं है। कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां पर एक रुकता है, जो कहा जा रहा है उस पर अमल किया जाए। कर्नाटक की मिसाल हो या हिमाचल की मिसाल हो, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और तेलंगाना आरक्षण का मुद्दा खास तौर से अंडरलाइन किया गया। तो आरक्षण को, जैसा कि अभी उत्तम दा भी बता रहे थे और अब्दुल कादिर साहब ने भी कहा, आरक्षण को ऊपर लाके, फोरग्राउंड करके जो एक नई नीति या रणनीति का संकेत दिया गया है, इसका असर दिख रहा है। देखते हैं आप आने वाले दिनों में नंदलाल? बिल्कुल सर, मैं इसका असर देख रहा हूं और ये हमने 2024 के चुनाव में भी देखा और उससे पहले के चुनाव के रिजल्ट अगर आप देखें विधानसभा चुनाव में, तो भी जो है हमें ये नजर आया। अगर आप देखें कि किस तरीके से 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में संविधान का मुद्दा चला और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो आपका जो वोट का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो आपके संविधान का जो अधिकार है, जो दिया है संविधान ने, उसको छीनने की कोशिश है। तो ये मुद्दा भले, देखिए सर, एक बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि चाहे वो आम जनता हो, चाहे कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हो या कोई नौकरशाह हो, चाहे कोई भी, कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वहां पर भी ये सवाल होते हैं कि सत्ता के खिलाफ बोलना बहुत लोगों को, मतलब ऐसा हो गया है कि कोई बोलना नहीं चाहता है। अगर आप ग्राउंड पर जाएं एक रिपोर्टर के तौर पर भी और पूछें किसको वोट दोगे, तो वो अगर वोट किसी को देगा तो बताएगा किसी और को, क्योंकि उसे मालूम है कि वो जिस इलाके में रहता है वहां पर उसे अपनी जान माल की जो है सुरक्षा भी देखनी है। वो खुल के अब नहीं बोलता है। पहले जो हमें हवा दिखती थी वो पूरी तरीके से नजर आती थी कि अब बदलाव होने वाला है, चाहे उत्तर प्रदेश का 2007 का चुनाव हो या फिर आप उससे पहले के चुनाव की बात कर लें। लगता था कि मायावती जो है आने वाली है और ये पहली बार एक मायावती के नेतृत्व में जो है दलित, आप कह सकते हैं कि बसपा की सरकार बनी थी। और वहां उसके बाद जब 2014 का चुनाव हम देखते हैं, जब कांग्रेस बाहर आती है, उसके बाद हर चुनाव पर सवाल है। तो राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं उसमें संविधान भी है, आरक्षण भी है,
राशन का मुद्दा भी है। 2022 के उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था उसमें कहा गया कि जो रिजल्ट आया है दरअसल वो राशन पर जो शासन है वो मुहर है, लेकिन राशन तो जब आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो लोग ये कह देंगे इसका राशन कार्ड फर्जी है, इसकी जांच करवाइए, तो आपका राशन भी फंस गया। और जब राशन फंसा तो बहुत कुछ फंस जाएगा आपका। जो है आप देखिए कि जो जमीन का मामला है, जो कन्हैया कुमार आज कह रहे थे कि ये जमीन चोर सरकार है, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जो पूरी अपनी लड़ाई है 2024 के बाद से ही जो रिजल्ट मिला उसको लेकर के वो काफी उत्साहित हैं, आशान्वित हैं, और उस अपनी लड़ाई को वो संविधान के इर्द गिर्द जोड़ते हुए, रचते हुए आम आदमी के मुद्दों से जोड़ रहे हैं। और बिहार में 2024 का अगर चुनाव देखें तो मुझे लगता है कि बहुत उम्मीद है, क्योंकि 2020 के बाद काफी कुछ बदल गया है। 2020 के बाद अगर आप देखिए तो भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, वोटर अधिकार यात्रा हो गई, और पिछले 1 साल से राहुल गांधी लगातार सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव को पता है कि उनका एक वोट बैंक है, और उस वोट बैंक में बस थोड़ा सा 2-4% भी अगर वोट जुड़ता है तो वो निर्णायक हो जाएगा पूरी तरीके से। अब सवाल वही है जो हम सबकी चिंताएं हैं कि आखिर वोटर लिस्ट कितनी शुद्ध होगी और उसमें सबको अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबको वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। 65 लाख लोगों का मामला है, और जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें कितने लोगों के पास वोट का अधिकार नहीं होगा। तो ये सारे सवाल हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि लड़ाई जो है राहुल गांधी और महागठबंधन ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बिसात बिछाई है। तस्लीम सर, एक इंटरेस्टिंग बात है अब्दुल कादिर साहब, आपने देखा होगा कि पड़ोस के उत्तर प्रदेश में जाति वाली रैलियों पर रोक लगाई गई है। हालांकि वो एक मामला था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन जिस तेजी के साथ, तीव्रता के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश पारित कर दिया, जारी कर दिया। सटा हुआ राज्य है, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को एक ही हिस्सा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ है जाति वाली रैलियों को लेकर, उसका कुछ असर लगता है कि बिहार पर होगा आने वाले दिनों में, लगता है आपको? अनम्यूट कर लीजिए। जी, अभी अनम्यूट नहीं हुआ है आपका। जी जी, यकीनी तौर पर होगा। और ये जो पाबंदी लगाई गई है ऐसे वक्त में लगाई गई है जो इलेक्शन का पीरियड है। पड़ोसी के राज्य बिहार में नहीं लगी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी होगा। और बिहार में तो बिहार के बारे में तो कहा गया है कि बिहार में कम्युनलिज्म से ज़्यादा इफेक्टिव होती है यहाँ कास्टिज्म, कास्ट फैक्टर ज़्यादा ये है। यहाँ तक कहते हैं कि बेटी और रोटी सिर्फ कास्ट के लोगों को दी जाती है। बिहार में एक बहुत ही मशहूर कहावत है। तो कास्ट एक ऐसा फैक्टर है, और जब तक के ये एक तरह से कास्ट के ऑर्गेनाइज होने पर उनको अपनी आवाज़ रखने पर पाबंदी लगाई जा रही है। और ये कास्ट फैक्टर ये कास्ट रैलीज जो हो रही हैं, अभी आपको हम थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो ब्राह्मणों की एक कास्ट मीटिंग हुई थी राजस्थान में, जिसमें अभी के स्पीकर साहब ने कहा था कि हमको अपने ब्राह्मण होने पर फख्र है, और यही बल्कि यहाँ तक कहा था कि ब्राह्मण्स जो है वो दूसरे सबों से सुपीरियर हैं। तो कास्ट रैली को बैन यूपी में किया गया है। वो बिहार में चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी के विपक्षी दल हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, इसलिए कि इससे मैसेज ये जाएगा कि ये हमारी आवाज़ को कुचलना चाहते हैं। इसलिए कि जो कास्ट रैलीज होती हैं उनमें उस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के जो ग्रीवेंसेस हैं और उनके जो एस्पायरेशंस हैं उनको एक्सप्रेशन मिलता है। आप अगर इस तरह की मीटिंग्स को बंद कर देंगे तो उनको कोई और दूसरा चैनल नहीं है अपनी बात रखने का, तो इसका डेफिनेट इम्पैक्ट पड़ेगा और बीजेपी के लिए ये एक तरह से महंगा सौदा साबित होगा। मैं आपसे काजी साहब एक चीज और जानना चाह रहा था। बिहार वैसे तो जातियों वाला राजनीतिक राज्य है, मुस्लिम समुदाय में भी वहाँ जाति व्यवस्था है।
अशराफ अजलाफ वगैरह की, और अक्सर जिक्र होता है। और याद होगा, आप लोग ने भी उसको देखा ही है कि कैसे नीतीश कुमार ने पसमानदा मुस्लिम वाला एक कार्ड खेला था एक समय में, और उसका उनको राजनीतिक लाभ भी मिला था। अभी जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर धर्म वाली बात नहीं की, उसने ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड या एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की बात की है। क्या उन मुस्लिम्स वाली जो जो बैकवर्ड कास्ट है या ईबीसी हैं, पसमानदा जिसको कहते हैं, उसकी तरफ भी आप देखते हैं, वहां पर भी कुछ इससे जुड़ाव होगा? बिल्कुल, इसलिए कि अक्सर लोग कहते हैं, और शायद गलत नहीं कहते हैं, कि यहाँ जो पास्ट में कन्वर्शंस हुए उसमें सिर्फ मोड ऑफ वर्शिप चेंज हुआ, बाकी जो सोशल वैल्यूज थे वो तो वही के वही रह गए। तो कास्टिज्म भी मेरे ख्याल में, और दूसरी जगहों के बारे में उतना मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बिहार में मुस्लिम सोसाइटी में भी कास्ट एक ऐसी रियलिटी है जिसको डिनाई नहीं कर सकता। और अगर ये उभर कर सामने नहीं आ रही है तो मैं कहूँगा कि इसका बहुत हद तक क्रेडिट बीजेपी को जाता है, कि बीजेपी का ये खौफ ही है जो मुसलमानों को उनके अपने जो कॉन्ट्रडिक्शंस है वो उभर कर सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये फीलिंग है, और मुसलमानों में भी उनका जो बहुत बड़ा तबका है वो ओबीसी और ईबीसी का है। मुसलमानों में अशराफ, सो कॉल्ड जो अशराफ हैं, उनका नंबर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। तो ये जो भी करेंगे ईबीसी के लिए, उसका डेफिनेटली असर होगा मुस्लिम वोट बैंक पर भी। उत्तम दा, इस चर्चा में मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। एक ज़माने में आरजेडी, खास तौर से लालू यादव की राजनीति को एमवाई की राजनीति कहा जाता था, यानी मुस्लिम और यादव का गठजोड़ करके उन्होंने सत्ता का रास्ता तय किया था। अभी आरजेडी के कई प्रवक्ता अपने जो टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, अक्सर वो एमवाई की नई परिभाषा करते नजर आते हैं। वो कहते हैं एम का मतलब महिला है, वाई का मतलब यूथ है, एक हिंदी शब्द लेकर एक अंग्रेजी शब्द लेकर वो सामने रखते हैं। लेकिन ये आज की शायद हकीकत भी है कि महिलाओं पर लगातार अत्याचार बिहार में बढ़ा है। एनसीआरबी के आंकड़े हमारे सामने है। युवाओं पर लगातार उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठी चलती है, पेपर लीक हो जाता है, वगैरह वगैरह। नौकरियां तो है ही नहीं। ये जो नया एमवाई फैक्टर है, क्या ये एक्स फैक्टर बनेगा इस चुनाव का? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि युवाओं में जो आक्रोश है वो हमें दिखता इसलिए नहीं है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया और टेलीविजन चैनल्स में दिखाया नहीं जाता है। लेकिन बिहार में भी यूपी की तरह लाठियां चल रही हैं, बिहार में भी लाठियां चल रही हैं। और हम लोग कम से कम सोशल मीडिया में हमें दिख जाता है कि जो वीडियोस जो हैं वो उभर कर आती हैं, फिल्टर करके जो आती हैं, तो उससे दिखता है कि वहाँ पे भी जो है वो वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, जो वैकेंसीज निकल रही हैं वो काफ़ी नहीं है, या एग्जामिनेशंस, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो नहीं रहे हैं वहाँ पे। तो बहुत तरह की समस्याएं हैं युवाओं में। और ये आक्रोश जो अनएम्प्लॉयमेंट का है वहाँ पे, वो लद्दाख से लेके शुरू करके देश के ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पे ये समस्या नहीं है। तो इसलिए ये मानना कि बिहार में ये समस्या नहीं है, ये तो ठीक नहीं होगा। तो बिहार में भी ये समस्या है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट शायद 15% से ज़्यादा है वहाँ पे, और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके चलते पलायन होता है, माइग्रेशन होता है वहाँ पे। और बिहार की विडंबना ये है कि केवल नौकरी के लिए नहीं, वो शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी उनको बाहर जाना पड़ता है। तो वहाँ पे लूट मची हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है वहाँ पे। तो एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शायद ये वर्किंग कमेटी में अभी बात नहीं हुई है, या इस वर्किंग कमेटी में या महागठबंधन की तरफ से उस तरीके से बात नहीं हुई है जितना दूसरे लोग शायद कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार, जो युवा वर्ग में आक्रोश है, वो बेरोजगारी जो है, ये मुद्दा है। और ये मुद्दा है, और ये इसको लेके लोग बात कर रहे हैं। और कम से कम कांग्रेस जो है ये बता रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि वो इस मामले में सीरियस है। और ये जो ईबीसीज के बारे में उन्होंने नौकरी के लिए जो व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है इस संकल्प पत्र में, उसमें ये झलकता है कि कम से कम वो इकोनॉमी के बारे में और उनको इकोनॉमी से जोड़ने के मामले में जो है
वो गंभीर है और गंभीरता से इस पर वो हल जो है ढूंढ रही है। आपने कहा कि रिजोल्यूशन में शायद भ्रष्टाचार की बात नहीं हुई है, लेकिन CWC के सेशन की शुरुआत में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ओपनिंग भाषण था, उस भाषण की आखिरी लाइन में उन्होंने ये बात कही है कि 2025 का विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा और यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की शुरुआत होगी। उनकी इस बात कितनी सच साबित होती है और कितना असर होता है उनकी इस बात का, ये देखेंगे। चुनावी नतीजे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं। हम इसी बात पर आज की चर्चा को विराम देंगे। अब्दुल कादिर साहब, नंदलाल शर्मा, उत्तम सेन गुप्ता जी, आप सब लोग का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।